हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू डाउट नट। स्वागत है बच्चों आपका एक बार फिर से डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। गुड इवनिंग जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी यार? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। ठीक है, आ जाइए जी, आ जाइए यार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? हेलो जी हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सब बच्चे फटाफट से क्लास को ज्वाइन कर लें, हर एक बात को अच्छे से देखना, हर एक बात को अच्छे से समझना। ओके, कहीं पर भी कोई डाउट हो बढ़िया से आप क्लियर करना, अच्छे से पढ़ना। ओके, हाँ जी, हेलो जी हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? हेलो अंजलि, हेलो अनिकेत, नेमो, रेखा जी, सौरभ विश्वकर्मा, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाइड। जय हिंद जी, जय हिंद बेटा। हेलो अंकित, हेलो हेलो, राधे राधे बेटा, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यार। अभी जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारी क्लास अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर आपको टाइम लेना है, ठीक है, थोड़ा पानी पेशाब वगैरह करके आना है, आ सकते हो आप। ठीक है, पानी वानी पी लो अच्छे से, फिर वापस से पढ़ने बैठ जाओ। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ठीक है, अपन 5:50 के लगभग क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 5:50 पे अपन क्लास स्टार्ट कर लेंगे। ओके, 5:50 पे क्लास स्टार्ट करेंगे। हेलो जी हेलो, ये यूट्यूब पर बेटा, ये क्लास ना अपन ने यूट्यूब पर से स्टार्ट करवाई है, लेकिन ये केवल पेड बैच वाले बच्चों को दिखेगी। यूट्यूब पर ये प्राइवेट है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो जय किशन, रश्मि, मोहम्मद, हेलो सुमित, रश्मि जी, हेलो जी हेलो, हेलो मोहम्मद, हेलो अंकित, सैफ, नितिन, सचिन, अंकित जी, गुड इवनिंग। ओके प्लीज, हेलो ब्यूटी जी, लक्षा, बिश्नोई। बेटा ये सिर्फ आज के लिए है, पता नहीं कुछ ना कुछ तो इशू चल रहा है जिसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बढ़िया सारी चीजें होएगी। ठीक है, शायद आज की ये प्रॉब्लम है, बाकी और दिन ठीक है। मुझे भी अभी पता चला कि इस तरीके से क्लास स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास तो मुझे खुद स्टार्ट करना ही नहीं आई थी, तो फिर मैंने कंप्यूटर जी को बुलाया कि यार आज की क्लास आप ही देखो कैसे स्टार्ट होगी। ये बेटा मोबाइल में, टेबलेट में ये क्लास चलेगी, लैपटॉप में नहीं चलेगी। ओके, हेलो जी हेलो 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 हेलो। ठीक है, आप आराम से आ जाओ, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह कर सकते थे आप। ठीक है, 5:50 पे अपन क्लास स्टार्ट कर लेंगे। नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स जो आपको यहाँ पर टीचर क्लास में पढ़ा रहे हैं, टीचर स्लाइड पर जो पढ़ा रहे हैं, उनसे आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ओके जी। डेटा बहुत ज्यादा जा रहा है बेटा, आज की बात है। ठीक है, ओके। सब पार्सर ने कहा था स्टडी ग्रुप बनाने की, यार सोच तो रहा हूं कि मैं ना एक स्टडी ग्रुप बना लूं तुम्हारा टेलीग्राम पर। ठीक है, बट टेलीग्राम पर देख लेंगे, अगर तीनों का एक ही कंबाइन ग्रुप बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज मेरे पास जिन जिन बच्चों के मैसेज आए, मैंने हर एक बच्चे को रिप्लाई किया है। ठीक है, मेरे पास जिन जिन बच्चों के मैसेज आए हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे रहे हो या कुछ बच्चे जिनके पास ऑलरेडी मेरे नंबर्स थे तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है। ठीक है, तो मैंने उनके हर एक के रिप्लाई दिए हैं अच्छे से। हेलो जी हेलो, ओके। अच्छा, कल गंगा दशहरा था। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ओके, तो स्टार्ट करें बच्चों आज। हाँ जी, तो अब यहां पर आज की चीजों को हम स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से उन चीजों को समझते हैं। तो आज अपना लेक्चर नंबर 7, आज अपना लेक्चर नंबर 7, क्या क्या चीजें हम इसमें करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम बढ़िया से देखेंगे, हर एक चीज को क्लियर करते हैं, बढ़िया से समझते हैं। ओके, तो बच्चों आज के लेक्चर को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, हर एक चीज मैं आपकी बताऊंगा, बढ़िया से क्लियर करवाऊंगा। ओके, और क्या क्या चीजें जो हम नहीं करने वाले हैं। परिचय हमने देख लिया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु भार, अणु भार, प्रतिशतता, ये वाला पार्ट हमारा चल रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टोइकियोमेट्री, रस समीकरण मिति, इसको भी हम देखेंगे। हाँ जी, तो आज प्रतिशत संगठन, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, रस समीकरण मिति पर हम चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, बढ़िया से इसको क्लियर करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर के हमारे ये टॉपिक्स होने वाले हैं जो हमें पढ़ने हैं, बढ़िया से क्लियर करने हैं। यही टॉपिक है जो इसका कहीं ना कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस मोल, ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब बात करें पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं रिवीजन। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या किया,
उसके लिए हम कर लेते हैं रिवीजन। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्या करवाए थे, क्वेश्चंस करवाए थे, साथ के साथ कुछ बेसिक 2 पॉइंट ही मैं पढ़ा पाया था। पहला पॉइंट ये कि जो वाष्प घनत्व होता है, वाष्प घनत्व होता है वेपर डेंसिटी। ये क्या होता है, वेपर डेंसिटी किसी भी गैस का घनत्व, कोई भी गैस है उसका घनत्व, डी का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा घनत्व, ये डी का मतलब क्या है, घनत्व। किसी भी गैस का घनत्व बटे हाइड्रोजन गैस का घनत्व, इनका अनुपात क्या कहलाता है, वाष्प घनत्व कहलाता है। ये सूत्र, ठीक है। समान ताप दाब पर, समान ताप एवं दाब पर, जिस ताप और दाब पर मैं हाइड्रोजन गैस ले रहा हूं, उसी ताप और दाब पर मैंने कोई अज्ञात गैस ली, तो उस गैस का घनत्व और हाइड्रोजन गैस का घनत्व, इनका अनुपात वाष्प घनत्व कहलाता है। ओके, जब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आता है जो कि हमें यह बताता है कि वाष्प घनत्व कुछ नहीं, जिस गैस का आप घनत्व देख रहे थे उस गैस का अणुभार, गैस का अणुभार बटे 2 होता है। मतलब वाष्प घनत्व अणुभार का आधा होता है, या मैं बोलूं अणुभार वाष्प घनत्व का दुगना होता है, या गैस का अणुभार डबल होता है वाष्प घनत्व का, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। तो यह बात आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। क्या ये चीजें हमने समझ ली थी? अब कल मैंने इसके अलावा कुछ और भी बताया था। प्रतिशत संगठन वो तो हमने देखा ही देखा था, लेकिन मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करवाया था और उस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको चेंज करवाना चाहूंगा यार। कल जल्दी में थोड़ा सा, जल्दी तो क्या बोलूं मैं, थोड़ा सा वहां से चीजें जो दिमाग से स्लिप हो गई थी, उनकी वजह से कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई थी। उस मिस्टेक को मैं यहां पर क्लियर करवाऊंगा, या मैं बोलूं कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो मुझे वहां पे बतानी थी, वो स्लिप हो गई थी। तो आइए पहले उस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, फिर आगे की पढ़ाओ को हम आगे बढ़ाते हैं, वरना आपके दिमाग में बार बार वो चीजें चल रही होगी। 1-2 बच्चों ने मेरे को भेजा भी सही, तो मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट क्लास में मैं इसको क्लियर करवाता हूं। ओके, तो ये चीजें हमने देखी। क्वेश्चन ये था जो मैंने आपको करवाया था कि कोई गैस है जिसका आयतन है 1 लीटर और जिसका द्रव्यमान दे रखा है 2 ग्राम। ओके, याद करो, किसी 1 लीटर गैस का द्रव्यमान 2 ग्राम है, तो वाष्प घनत्व एवं अणुभार होगा। यही क्वेश्चन था, वाष्प घनत्व एवं अणुभार होगा। ये क्वेश्चन हमने कल सोल्व करा था, तो इसको मैं दोबारा से सोल्व करवा रहा हूं, ठीक है? हाँ जी। तो भाई सबसे पहली बात तो हमसे ही पूछा गया है वाष्प घनत्व, मतलब कोई गैस है उसका वाष्प घनत्व हमें ज्ञात करना है। वाष्प घनत्व का सूत्र होता है किसी भी गैस का घनत्व बटे हाइड्रोजन गैस का घनत्व, डी का मतलब होता है घनत्व, ठीक है? ओके, और वाष्प घनत्व अगर हमें पता चल जाएगा तो अणुभार अगर मुझे निकालना है तो वाष्प घनत्व का दुगना कर दूंगा, मैं अणुभार भी निकाल सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब मैंने जब ये क्वेश्चन करवाया था तो मैंने आपको ये बताया था, चूंकि हमें क्या निकालना है, वाष्प घनत्व। चूंकि वाष्प घनत्व का सूत्र होता है किसी भी गैस का घनत्व बटे हाइड्रोजन गैस का घनत्व, है ना? अब इस गैस का घनत्व मैं कैसे ज्ञात करूं और हाइड्रोजन गैस का घनत्व कैसे ज्ञात करूं, यह मुझे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था, ठीक है?
तो यहां पर जो हमने वैल्यू रखी थी ना, वो बाई 2 ही रख दिया था, उसको मैं चेंज करवाना चाहता हूं। बस ये एक चीज आपको चेंज करनी है। इस गैस का घनत्व, किसी भी गैस का घनत्व अगर हम बात करें तो इस गैस का घनत्व कितना होगा, ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ये हमारा फॉर्मूला था। तो हमें पहले जो गैस थी उस गैस का घनत्व ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गैस का घनत्व ज्ञात करना पड़ेगा, गैस का घनत्व ज्ञात करना पड़ेगा। अब गैस का घनत्व ज्ञात करने का, तो घनत्व ज्ञात करने का सिंपल सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अरे गैस का घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। गैस का द्रव्यमान बटे गैस का आयतन, ये होता है। गैस का द्रव्यमान ग्राम में दे रखा है, ठीक है, ग्राम में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहां पर, 2 ग्राम। ओके, और आयतन क्या दे रखा है, 1 लीटर। आयतन क्या दे रखा है, 1 लीटर। अब देखो ध्यान से, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे, कुछ एसआई इकाइयां होती है, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। अगर यहां पर ग्राम ले रहे हो तो उसी के हिसाब से यहां पर आयतन की इकाई आएगी, ग्राम के साथ आता है एमएल। समान समान के साथ रहता है। एक जैसे व्यक्ति एक जैसे व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करते हैं। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स मैथ्स वालों के साथ रहेंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी वालों के साथ रहेंगे, नेता लोग नेता लोगों के बीच में रहेंगे, गुंडे लोग गुंडे लोगों के बीच में रहेंगे, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे। उसी तरीके से ग्राम अपने जैसी इकाइयों के साथ रहेगा। नीचे है लीटर, तो लीटर को मुझे छोटी इकाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि किलोग्राम बड़ी इकाई है, ग्राम छोटी इकाई है, ठीक है। तो यहां पर लीटर को मुझे एमएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा, लीटर को एमएल में कन्वर्ट कर दिया तो ये 1000 ml हो गया। तो यहां पर ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल में मेरे पास ये आ गया घनत्व, किसका, इस गैस का जो ऊपर है। अब हाइड्रोजन गैस का घनत्व कितना होता है यार, हाइड्रोजन गैस को हम मानते हैं स्टैंडर्ड के तौर पर, मानक के तौर पर। क्या मानते हैं इसको, मानक के तौर पर, कि कुछ कंडीशन हम लगाएंगे, उस कंडीशन पर हाइड्रोजन का घनत्व भैया इतना होता है। तो उसके सापेक्ष अब कोई गैस है उसका घनत्व कितना होगा, ये क्वेश्चन में करना था। थोड़ा सा आपके लिए, थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा अपर लेवल की बात होगी, लेकिन मैं यहां पर आपको सोल्व करवाता हूं। इतना हो गया, उस गैस का घनत्व मुझे पता चल गया भैया, यहां से सोल्व करके आ जाएगा। ओके, हाँ जी। अब अगली बात आती है कि हाइड्रोजन गैस का घनत्व कैसे निकालें। तो उसके लिए यहां पर सबसे पहले तो हमने ये चीज कर ली। दूसरी बात, हाँ जी, अब चूंकि एसटीपी पर, स्टैंडर्ड कंडीशंस पर मतलब 1 बार दाब और 273 केल्विन ताप पर, स्टैंडर्ड कंडीशन हमने ले ली। हाइड्रोजन गैस 1 लीटर कब होती है, जब उसका द्रव्यमान, देखो ध्यान से, ये देखना ध्यान से, ये आपको, ये आगे की बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। क्या, एसटीपी पर 0.089 ग्राम H2 गैस द्वारा घेरा गया आयतन, ये होता है बेटा 1 लीटर, या मैं बोलूं 1000 ml। मतलब अगर मेरे पास यह एक पात्र है, इस पात्र में क्या भरी हुई है, H2 गैस, वो भी कितने ग्राम, 0.089 ग्राम। इसको मैंने ढका हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी सारी गैस होगी, वो कितना आयतन कवर करेगी, वो यहां पर आयतन कवर करेगी 1 लीटर। ये बात मैं बोलना चाह रहा हूं। ये एसटीपी कंडीशंस पर ऑलरेडी रिसर्च किया जा चुका है, इसको सोल्व किया जा चुका है पीवी बराबर एनआरटी वाली समीकरण से। हाँ जी,
तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि चूंकि एसटीपी कंडीशन पर इतने ग्राम गैस 1 लीटर आयतन घेरती है। मैंने पहले ही बोला था कि यह क्वेश्चन मैंने सिर्फ ये देख करके उठाया कि हाँ यार इसमें वाष्प घनत्व वाली बात करी गई है तो बच्चों के काम आएगी, लेकिन यह क्वेश्चन था अगले आने वाले चैप्टर का द्रव्यों की अवस्था। जब मैंने उसको करवाया तो मुझे लग गया कि यार ये तो आगे वाला चैप्टर का क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया। मुझे ग्राम में भार पता है, मुझे आयतन पता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन क्या निकाल लूंगा मैं? द्रव्यमान बटे आयतन करके हाइड्रोजन गैस का भी घनत्व ज्ञात कर सकता हूं। अतः डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन। हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान इतना, उसका आयतन इतना, तो 0.089 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया ग्राम पर ml में आयतन। बोलो जी बोलो, यस और नो। इतना हमने कर लिया तो मुझे गैस का घनत्व पता चल गया, मुझे H2 गैस का भी घनत्व पता चल गया, दोनों गैस का घनत्व पता चल गया। उनका अनुपात ही क्या होता है? उनका अनुपात ही हमारा वाष्प घनत्व होता है। तो यहां पर जरा देखो ध्यान से, अब वाष्प घनत्व ये क्या हो जाएगा बेटा? डेंसिटी ऑफ गैस अपोन में डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, ठीक है। गैस का घनत्व कितना आया? 2/1000, ओके, हाँ जी। और हाइड्रोजन गैस का घनत्व इतना 0.089 अपोन 1000। यस और नो? जैसे इसको हल करेंगे तो नीचे वाला ये अंश अपोन हर, अंश अपोन हर, तो हर वाला मान कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया। अब बचा क्या? ऊपर बच गए सिर्फ 2, नीचे बच गए बेटा 0.089। ओके, दशमलव के बाद 3 अंक है। कितने अंक है दशमलव के बाद? 3 अंक है, तो दशमलव हटाओ, ऊपर 3 0 लगा दो, तो कितना हो गया? 2000/89, ठीक है, 8 और 9 89। अब इसको सोल्व करना है तो मेरा क्या आ जाएगा? वाष्प घनत्व आ जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा? वाष्प घनत्व आ जाएगा, ठीक है। और वाष्प घनत्व इसको हल करो, इसको जैसे ही अगर तुम हल करोगे 2000 अंदर है, 89 बाहर है, तो अगर ये 90 होता, 90 का दुगना होता है 180, ठीक है, इसका हो जाएगा 178, हाँ है ना, ठीक है। तो यहां पर 200 में से 178 गए, कितने बच जाएंगे आपके? 22। कितने बच जाएंगे? 22 बच जाएंगे, ठीक है। ऊपर से उतार लिया 1 0, ठीक है। दुगना अगर ये 90 होता, 90 89 और 90 आसपास है, 89 और 90 आसपास है, हमें अप्रोक्स डेटा चाहिए, अप्रोक्स। 90 का 3 गुना होता है 270 और दुगना होता है 180, तो 2 बार ही भाग जाएगा, ठीक है, 178, ठीक है। 1 0 ले गया, 2 बच गया, यहां हो गए 11, 11 में से ये गए 4, ठीक है, 42, ओके। अब संख्या खत्म हो गई, दशमलव लगा दिया, ऊपर से उतार लिया 1 0, ऊपर से उतार लिया 1 0। अब हो गया ये 420, कितना हो गया? 420। तो अगर मैं बात करूं 420 के लिए, अगर ये 90 होता, ठीक है, 90 होता, तो 90 का 4 गुना होता 360। अगर मैं इसको यहां पर 4 बार हल करूं तो देखो ये 89 × 4 कर लो, 9 चौक 36, हां से लग गए 3, 32 और 3 35, यहां आ जाएंगे 356, ओके। अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, इधर गया 1 हासिल कर लिया, कितना हो गए? 10, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, यहां रह गया 1 इधर से लिया, कितने हो गए? 11, 11 में से गया 6, ये हो गया 0, तो नीचे 64 एलसीएम, मतलब 64 शेषफल बच गया, तो 22.4 इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है?
22.4 इसका आंसर आ रहा है। वाष्प घनत्व है, और वाष्प घनत्व एक अनुपात होता है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? वाष्प घनत्व घनत्वों का अनुपात है। ऊपर भी ग्राम पर ml था, नीचे भी ग्राम पर ml था, तो ग्राम पर ml से ग्राम पर ml छम छम, तो इसके कोई इकाई नहीं आएगी। तो ऐसे ये करना था यार, ठीक है, ये मुझे बताना था। वरना जैसे ही मैं क्लास से बाहर निकला ना, मेरे दिमाग में बार बार ये चीजें चल रही थी कि यार ये चीज गलत हो गई कल। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वाष्प घनत्व। ओके, अब दूसरी बात, वाष्प घनत्व हमें पता चल गया। अणुभार, अणुभार क्या होता है? ट्वाइस ऑफ वाष्प घनत्व। वाष्प घनत्व का दुगना होता है, तो 2 गुणा 22.4 कितना हो जाएगा? ये 448, तो बोले तो 44.8। अणुभार की इकाई ग्राम होती है, ये आ गया ग्राम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था बच्चों। तो यार मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया कि यार कहीं ना कहीं वो चीज ना मैं गलत बता दी मैंने, तो इस वजह से मुझे उस बात के लिए रिग्रेट भी हुआ, और फिर मैंने चाहा कि इनको दोबारा बताते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये था वो क्वेश्चन। 1 लीटर गैस का द्रव्यमान 2 ग्राम दे रखा है, तो वाष्प घनत्व और उसका अणुभार देखना था। ठीक है, तो वाष्प घनत्व किसी गैस का घनत्व बटे हाइड्रोजन गैस का घनत्व। अब उस गैस का घनत्व निकालने के लिए, उस गैस का घनत्व निकालने के लिए गैस का द्रव्यमान बटे गैस का आयतन सूत्र लगाया, ये आया। फिर ये हमें पता होना चाहिए था, यहां गड़बड़ हो गई। एसटीपी पर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, 0.089 ग्राम H2 गैस द्वारा घेरा गया आयतन होता है 1 लीटर। ओके, मतलब 1000 ml। तो फिर यहां से हमने ये निकाला। देखो, हम इसको एसटीपी कंडीशन पर हम बाहर निकालते हैं। हमने मान लिया कि भैया प्रेशर है यहां पर इतना और ये टेम्परेचर इतना है। अगर मैं इसको 1 लीटर लेके कर लूं, क्यों? क्योंकि मैंने इस गैस को भी, ये जो गैस ली थी ना मैंने, इसका आयतन भी 1 लीटर लिया था, ताकि समान कंडीशन हो जाए ना, समान परिस्थितियों में। प्रेशर, मान लो ये 2 कंटेनर है, मान लो ये 2 कंटेनर है, एक कंटेनर ये, एक कंटेनर ये कोई गैस इसमें भरी हुई थी, इसमें भरी हुई है H2 गैस। तो जिस परिस्थिति पे ये ले रहे हो उसी परिस्थिति पे आपको ये लेना था। मतलब जितना प्रेशर यहां उतना प्रेशर यहां, जितना टेम्परेचर यहां उतना टेम्परेचर यहां, जितना आयतन इसका 1 लीटर, तो उतना ही आयतन इसका हमने लिया। तो यहां पर जो बाहर निकल कर आया था ना, वो आया था पीवी बराबर एनआरटी वाली समीकरण से। ठीक है, तो 0.089 वो वहां से आया है। उसको आपको याद नहीं करना है, ऐसा बहुत ही रेयर होएगा जो कि आपको ऐसा है। और अब तुम ध्यान रख सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो ये बात थी बेटा जो मुझे बतानी थी, ये चीज आपको मेरे को करवानी थी। तो आई होप आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा था और कैसे इसको हल करना था। अब हम आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे की चीजें पूरी खाली है क्या? ओके, प्रतिशत संगठन, हाँ। अब जरा देखो ध्यान से, आज के टॉपिक पर हम बात करें, सारी चीजों को बढ़िया से रखेंगे, हर एक चीज को अपन क्लियर करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे बेटा प्रतिशत संगठन। क्या होता है प्रतिशत संगठन? कि कोई भी अणु दे रखा है या कोई भी यौगिक दे रखा है, उसमें किसी तत्व की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित है। तो हमने यहां पर सिंपल सा परसेंटेज ज्ञात करने का सूत्र निकाला था, तत्व का परसेंटेज, तत्व की प्रतिशत मात्रा अगर मुझे निकालनी है तो उसका ज्ञात करने का सिंपल सूत्र था परमाणुकता गुणा परमाणु का भार बटे अणुभार इनटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। हां जी, तो इस सूत्र की मदद से आप किसी भी तत्व के किसी भी यौगिक में कोई भी तत्व उपस्थित हो उसकी प्रतिशतता ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है, दूसरे ऑक्साइडों की कितनी मात्रा ज्ञात की जा सकती है, वो इससे सूत्र से ज्ञात कर सकते हो आप आराम से। जैसे कि एक टीम में 11 प्लेयर है, 11 प्लेयर ने मिलकर के 360 रन बनाए, 11 प्लेयर ने मिलकर के 360 रन बनाए,
जिसमें से विराट कोहली का योगदान था। विराट कोहली ने भाई साहब ने मारे 101 रन। तो विराट कोहली की प्रतिशत योगदान ज्ञात करो। 11 प्लेयर ने मिलकर के 360 रन बनाए, जिसमें विराट कोहली ने बनाए 101। तो विराट कोहली का प्रतिशत योगदान कितना होगा? अनुकूल बटा कूल गुणा 100। अब एक टीम में तो एक ही विराट है ना, इसलिए। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लूकोज के अंदर C6H12O6, तो ग्लूकोज में कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा है? तो ग्लूकोज का कुल अनुभार होता है 180, जिसमें कार्बन कितने टोटल 6 हैं। एक कार्बन का भार होता है 12, फिर गुणा हमने 100 किया तो प्रतिशतता आ गई। तो ये तो कार्बन की मात्रा है ग्लूकोज के अंदर। वहां पर हमारे पास केवल एक ही विराट कोहली था ना, इसलिए 1 से गुणा करा। 101 गुणा 1, कितने विराट कोहली? एक विराट कोहली ने कितने रन मारे? 101। ठीक है, तो चीजें सेम ही है। तो अब यहां पर ये चीजें हमने कर ली। ओके, एक उदाहरण और करते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। एक उदाहरण और करते हैं, फिर आज की चर्चा को स्टार्ट करते हैं। H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर एवं ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम लगाओ। हाँ जी बच्चों, ट्राई करो इसको। हाँ जी, क्लियर हो गया? सर आज डेटा बहुत ज्यादा लग रहा है। बेटा बस आज की बात है विकास कुमार, सिर्फ आज की बात है, सिर्फ आज की बात है, सिर्फ आज की बात है, टेंशन ना लो, सिर्फ आज की बात है ये। ओके, सिर्फ आज की बात है विकास जी। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, इसको हम हल करें तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे ये करना पड़ेगा H2SO4 का अणुभार कितना है। अणुभार, ग्राम में अणुभार निकाल लो। 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, 4 ऑक्सीजन है, 1 का होता है 16। कितना आ गया बेटा? सर उसको, हाँ उसको काट दो, उस वाले को काट दो, पिछले वाले को काट दो। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पर कितना आ जाएगा ये अणुभार? 98 ग्राम। ग्राम में बोले तो ग्राम अणुभार, ग्राम अणुभार, ग्राम पे बोलो तो ग्राम अणुभार। ठीक है, ये H2SO4 का अणुभार आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? हाइड्रोजन की, सल्फर की और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे ज्ञात करेंगे? टोटल अनुकूल बटा कुल। अनुकूल 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, बटे 98 गुणा 100 कर दिया, तो 2 से कट जाएगा ये 49 बार। तो कितना आ गया बेटा? 100 बटे 49। इसको सोल्व करना पड़ेगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर 1 GB केमिस्ट्री क्लास में ही खत्म हो गया, बायोलॉजी क्लास है ना यार। मैं बात करता हूं, ठीक है, इसके बारे में बात करता हूं बेटा। अभी आज डेटा बहुत ज्यादा लग रहा है। सर प्लीज नेट खत्म हो गया, अब हम आपकी क्लास। ओके ओके ओके, 1 मिनट में इस बारे में बात करता हूं। ठीक है, ये डेटा वाली प्रॉब्लम, इसको मैं सॉर्ट आउट करवाता हूं, पूछता हूं इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ जी, अब बच्चों जरा देखो ध्यान से, यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं यार। आज के लिए तो मैं ये करना पड़ेगा बेटा, आज के लिए, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आज के लिए बेटा, आज के लिए। ठीक है, आज के लिए आप ना अपने घर वालों का हॉटस्पॉट ले लो, जैसे भी करना हो आज कर लो बस बेटा, आज। ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने बोला कि आज तो लगेगा, बस आज लगेगा। हाँ जी, 100 बटे 49 करोगे। जैसे इसको हल करोगे, किसने हल किया?
अरे किसने हल किया, 49 का दुगना होता है 98, तो ये 2.0 समथिंग वैल्यू आ रही होगी, 2.0, अरे 2.0 समथिंग कुछ वैल्यू आई होगी ना, बताओ ना यार, 2.04, वेरी गुड, 2.04% इसमें क्या आएगा, हाइड्रोजन होगा। परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर कितने, एक है, एक सल्फर का परमाणु भार 32, टोटल 98, गुणा 100 कर लो तो कितना आ जाएगा, 32/98 गुणा 100। हाँ जी, अब 32 2 से कट जाएगा 16 बार, ये कट जाएगा 49 बार, कितना आ गया 1600/49। इसको हल करके बताओ कितना आया, 1600/49 को हल करके बताओ कितना आएगा, ठीक है, 1600/49 को हल करके बताओ कितना आएगा। अगर मैं इसको हल करूं ना, टाइम बच जाएगा, जल्दी बता दो, ठीक है, बता दो भैया कितना होगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, 32.65, अच्छा 32 ओके, बच्चे बता रहे हैं भैया 32.65%, 32.65%, ओके 32 प्लीज डेली सोल्व एनसीईआरटी एग्जांपल्स। बेटा एनसीईआरटी से बढ़िया बढ़िया एग्जांपल करवा रहा हूं, टेंशन मत ले। आप ये ना सोचो कि सिर्फ एनसीईआरटी, हमें एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा भाई, एनसीईआरटी पढ़ करके अपना नीट नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा जो मैं करवा रहा हूं। अगला परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16, टोटल 98 इंटू 100, ये करना पड़ेगा, तो 64/98 यही हो जाएगा, 64 ये बटे में यहां पे आ जाएगा 100, ये कट जाएगा 2 से 49 बार, ये कट जाएगा 32 बार, 3200/49। इसका बताओ कितना आएगा, 65.2, वेरी गुड, 65.2%। बच्चों ने बता दिया है भाई, ये आ जाएगा। ओके सर, एनसीईआरटी संपूर्ण का A4 साइज में डलवाना, प्रिंट नहीं निकल पा रहा हूं। हाँ बेटा मुझे पता चला वो, ठीक है, मैंने इस पिछली बार क्या किया था, उसको ना पीडीएफ, मैं तो पीपीटी भी बना रहा था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उसको इस फॉर्मेट में बनाना, तो अगले लेक्चर को मैं उसी तरीके से बना रहा हूं, टेंशन मत ले, ठीक है। 65.2 ये आ जाएगा। ओके, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। तो हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज, सल्फर का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज पता चल गया। अब यहां पर हमारा अगला पड़ाव आता है, किस चीज को समझने का, अगला पड़ाव आता है हमें ये समझना, प्रतिशत संघटन निकाल लिया, अब हम सीखेंगे मूलानुपाती सूत्र। तो हेडिंग डाल लो, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। हाँ जी, तो यार ये मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में क्वेश्चन दिए थे, मुझे लगा कि अपन उतना कर पाएंगे लेकिन नहीं कर पाए, तो उसके सारे क्वेश्चन आज तुमसे बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र को इंग्लिश में बोला जाता है बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, एम्पिरिकल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र को बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या होता है ये, कोई भी अणु या यौगिक में जो परमाणु है उनका सरलतम अनुपात, उनकी संख्याओं का सरलतम अनुपात। जैसे कि मान लो मैंने लिखा C6H12O6, ये ग्लूकोज लिखा, लेकिन मुझे पता है अगर मैं सरलतम अनुपात देखूं तो देखो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो सरल अनुपात, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 का सब में भाग लगा दो, तो ये 1 बार, ये 2 बार, ये 1 बार, 1:2:1, मतलब 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ये इसका सरलतम रूप हो गया। क्या मैंने बोला, मूलानुपाती सूत्र क्या है, किसी भी यौगिक या अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का सरलतम रूप, वही है उसका मूलानुपाती सूत्र। तो हेडिंग डाल लो यहां पर मूलानुपाती सूत्र और इसमें लिखो किसी
यौगिक या अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम अनुपात का सरलतम रूप ही मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। इस पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। नीट 2022 में इसी पर क्वेश्चन आया था बेटा, नीट 2022 में मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ओके, जैसे कि उदाहरण, माना मैंने कुछ अणुसूत्र ले लिए, जैसे कि कुछ उदाहरण, जैसे कि मान लिया मैंने ले लिए कुछ अणुसूत्र, ठीक है, ताकि आपको फील आ सके। इसलिए पहला मैंने ले लिया, जैसे कि मान लो H2O2, अगला मैंने ले लिया मान लो C2H6, अगला मैंने मान लो C6H12O6 ले लिया। तो इसमें देखो परमाणु 2 हाइड्रोजन पर 2 ऑक्सीजन है, 2 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन पर 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। तो सरलतम अनुपात क्या हुआ? 1/1 भैया, 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। सरलतम अनुपात, जो छोटी संख्या है ना उसका सब में भाग लगा दो। तो ये आ गया मेरे पास सरलतम अनुपात। किनका? परमाणुओं की संख्या का सरलतम अनुपात आ गया। ये अनुपात इनकी संख्या को ही बता रहा है। तो आप इसी में कंटिन्यू कीजिएगा, मेरे नीचे जगह नहीं बची है तो मैं अगली स्लाइड पे लिख रहा हूं। तो यार मेरे पास ये आ गया कि 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो 1 हाइड्रोजन पर 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। आया कि नहीं आया? ये और ये, यही है इन अणु सूत्रों के मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किसी भी अणु सूत्र में उपस्थित परमाणुओं की संख्याओं का सरलतम अनुपात ही कहलाता है मूलानुपाती सूत्र। क्या मेरी बात समझ में आई? ओके, ये हमने देख लिया। अब मूलानुपाती सूत्र देख लिया। क्या अणु सूत्र, अगर मैं देखूं यहां पर 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहां पर जस्ट उसका डबल हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। यहां पर 1 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, यहां देखो 2 पर 6 है, यहां पर 1 पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, यहां पर जस्ट उसका डबल हो गया। तो कहीं ना कहीं हम ये समझ पा रहे हैं कि जो अणु सूत्र होता है वो मूलानुपाती सूत्र के गुणज के रूप में होता है। मूलानुपाती सूत्र का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर ये मूलानुपाती सूत्र तो हमने समझा, लेकिन अब हम समझ लेते हैं अणु सूत्र। अणु सूत्र ये क्या है? यौगिक का वास्तविक सूत्र। यौगिक या अणु का वास्तविक सूत्र, वो तो सरलतम रूप होता है, ये वास्तविक सूत्र होता है। दूसरी बात, जो अणु सूत्र होता है, जो अणु सूत्र होता है वो n गुना हो सकता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, कोई भी संख्या। मूलानुपाती सूत्र का, मूलानुपाती सूत्र का। अच्छा, तो यहां पर हम ये चीज भी समझ सकते हैं, मतलब इसमें जितने परमाणु होंगे उसके 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने इसमें परमाणु होंगे। यस और नो? हाँ, क्योंकि वो तो उसका गुणज ही है। n क्या है यहां पर? जहां n कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4,
5 डॉट 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 डॉट, कोई भी संख्या हो सकती है। तो n कहीं ना कहीं यहां पर हम ये देख सकते हैं एक गुणज के रूप में, जो कि अणु सूत्र हमें बताएगा कि वो मूलानुपाती सूत्र का कितना गुना है। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा दूसरी बात यार, जैसे कि मान लो जैसे कि मैं एक कामेश हूं, 10 कामेश मिलाकर के एक नया कामेश बना दिया जाए, तो 10 कामेश का भार किसके बराबर होगा? एक गुना, मतलब एक कामेश का भार गुना 10। भाई 10 कामेश खड़े हुए हैं, ठीक है, एक कामेश का भार है 62 kg, तो 10 का कितना होगा? 10 से गुणा करेंगे, उतना ही उस नए वाले का होगा ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर हमने ये चीजें समझ ली कि यार मूलानुपाती सूत्र का भार का n गुना अणु सूत्र आ जाएगा, आणविक सूत्र का भार आ जाएगा। और अगर मुझे पता करना है कितना गुना, तो यहां पर जरा देखो n हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर आएगा अणु सूत्र का भार बटे मूलानुपाती द्रव्यमान, मूलानुपाती भार। यहां से मैं n का मान ज्ञात कर सकता हूं। ये चीज समझ में आई बेटा कि कितना गुना है? मुझे ये पता चल जाए इसका भार कितना, इसका भार कितना, बता देंगे 3 गुना। जैसे कि मान लो अणु सूत्र आ जाए आपका 90, मूलानुपाती सूत्र आ जाए 30, अणु सूत्र का भार आ जाए 90, मूलानुपाती सूत्र का भार आ जाए 30, तो 3 गुना आ गया कि यार 3 मूलानुपाती सूत्र मिलाए होंगे तब जाकर के एक अणु सूत्र बना होगा। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अरे वास्तविक या अणु या यौगिक का वास्तविक क्या लिखा था? ये सूत्र होता है। हाँ ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हमने ये चीजें देख ली कि मूलानुपाती सूत्र ये क्या क्या है। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं? मूलानुपाती सूत्र को ज्ञात कैसे किया जाता है, फिर उस पर हम क्वेश्चंस लगाएंगे। बढ़िया से बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जिनको हम अच्छे से सोल्व करेंगे। तो यहां पर हेडिंग डाल लो आप, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। हाउ टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। कोई यौगिक दे रखा है, उसमें तत्वों के बारे में मुझे बता रखा है, मुझे मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मतलब कुछ चरण होते हैं। उन्हीं चरणों में मुझे चीजें समझनी होगी। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, पहला चरण, यौगिक में जितने भी परमाणु हैं उनकी प्रतिशतता ज्ञात करो। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए किस तत्व की कितनी प्रतिशतता है। सबसे पहले यौगिक में उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। सबसे पहला काम, और ये काम तुम्हें दिया जाता है ऑलरेडी, करना नहीं होता। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? प्रतिशत मात्रा को तत्वों के परमाणु भारों से डिवाइड करेंगे। भाई मेरे पास कुछ प्रतिशत मात्रा है, जैसे ही कार्बन आया 20%, तो 20 को उसके परमाणु भार 12 से डिवाइड करूंगा, 20/12 ऐसे करना है। ठीक है, तत्वों की प्रतिशत मात्रा को उनके एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार से भाग दें। ठीक है, भाग दें। अगला पढ़ाओ। ठीक है, अब कुछ संख्या आएगी, भाग देने पे कुछ संख्या आएगी ना, वह संख्या, ठीक है, ठीक, ओके, भाग देने पर प्राप्त मानो, भाग देने पर हमें कुछ मान प्राप्त होंगे। प्राप्त मान, अरे
भाग देने पर प्राप्त मान में से सबसे छोटे मान का सब में भाग देकर सरल अनुपात ज्ञात करेंगे। अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बेटा, कोई इतना हार्ड नहीं है। सबसे पहले परसेंटेज ज्ञात करेंगे, परसेंटेज में परमाणु भार का भाग लगाएंगे, फिर जो भी सबसे छोटा मान प्राप्त होएगा उसका सब में बराबर बराबर भाग लगाएंगे। ठीक है, ओके, ताकि हम सरल अनुपात प्राप्त कर सकें। ठीक है, यदि सरल अनुपात किसमें हो, भिन्न में हो, दशमलव में हो, जैसे कि 2.2, 3.4, 3.7 ऐसे दशमलव में हो। यदि सरल अनुपात भिन्नात्मक हो तो उसे नजदीकी पूर्णांक में बदलेंगे, नजदीकी पूर्णांक में बदलेंगे। यही यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। बस ये 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं, इसी के हिसाब से अपना आंसर आएगा, बढ़िया से सोल्व करना है। पहली बात प्रतिशत मात्रा, दूसरी बात प्रतिशत मात्रा का एटॉमिक वेट से भाग लगाएंगे, जो भी वैल्यूज आएगी जिसमें जो सबसे छोटी आएगी उसका हर एक में बराबरी से भाग लगाएंगे ताकि सरल अनुपात निकाल सके, वही सरल अनुपात संख्याओं को बताएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारी चीजों का वन कवर अप करते हैं। करें क्वेश्चन, सारी चीजें क्लियर हो गई है, अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन। एक कोई यौगिक है, ठीक है, कोई यौगिक है बेटा, दिखाई दे रहा सबको, कोई यौगिक है जिसमें 2 तत्व विद्यमान है, एक तत्व X है, एक तत्व Y है। X और Y मिलकर के यौगिक बना रहे हैं कोई, जिसमें X की प्रतिशत मात्रा है 75.8%, सपोज करो। Y की मात्रा है, ये 75 है ना, 24.2%, क्योंकि दोनों से मिलाकर 100% होएगा ना, तो 24% 2% है, 24.2% है। ओके, X का परमाणु भार दिया हुआ है कितना, 24। Y का परमाणु भार दे रखा है कितना, 16। तो आपको क्या ज्ञात करना है, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा, यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। समझ में आया। एक कोई मेरे को फलाना यौगिक दे रखा है, अब मुझे उसमें यह बता रखा है कि भैया एक तत्व X से एक तत्व Y, ये इन दोनों से मिलकर बन रहा है। बस अगर मुझे X के बारे में पता है तो Y के बारे में तो डेफिनेटली पता चली जाएगा कि X का अगर अमाउंट 40% है तो Y का 60%, क्योंकि दोनों से मिला के 100% हो रहा है। X अगर 30 है तो Y हो जाएगा 70, X अगर 100 है तो Y हो जाएगा 0, ऐसे। ठीक है, तो अब यहां पर हमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल सा तरीका है। हमारे पास तत्व कौन कौन से हैं, उनकी प्रतिशत मात्रा कितनी है, उनका एटॉमिक वेट कितना होता है, ये चीजें आप पता कर लो पहले। तो सबसे पहले सर मेरे पास एक तत्व X है, एक तत्व Y है। X की प्रतिशत मात्रा दे रखी है 75.8, ओके, प्रतिशतता में, ओके, और Y की प्रतिशत मात्रा दे रखी है मेरे को 24.2 प्रतिशतता में। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया।
अब मुझे एटॉमिक वेट, एक्स का परमाणु भार 24 बता रखा है, वाई का कितना बता रखा है 16 बता रखा है। इतना इन्होंने पुण्य का काम कर दिया हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, बस इसी पुण्य का फायदा उठाना है। प्रतिशतता को एटॉमिक वेट से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करो तो 75.8 को किससे भाग लगाओ, 24 से। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, यहां पे काम हो जाएगा। ये 24.2 को 16 से भाग लगाया, काम हो जाएगा। अब देखो इसका मान, थोड़ा सा दिमाग लगाना, कोई पेन कोई मोबाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 का दुगना कितना होता है 48, फिर 24 जोड़ो 72, कितना 72, कितना 72। 24 का 3 गुना होता है 72 और ये 75, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग कोई वैल्यू आ रही होगी, यस और नो बोलो। 3 पॉइंट समथिंग समथिंग कोई वैल्यू आ रखी होगी, समझ में आया? क्योंकि हमें तो लगभग में ही मान चाहिए, काम हो जाएगा। हमें तो लगभग में ही मान चाहिए। यहां से 24 का 3 गुना होता है 72, तो 3 पॉइंट समथिंग ये खेल रहा होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं खेल रहा होगा। तो अगर मैं इसको अप्रोक्स में लिख दूं तो कोई शक, यहां पर अप्रोक्स में मैं लिख दूं 3 इसका मान आएगा। ओके, 16 दूनी होती 32, 16 का आधा होता है 8, तो अगर 16 में 8 जोड़ोगे तो कितना होएगा 24। तो ये 16 है, ये 8, देखो ध्यान से, इसको मैं 16, इसको 24 मान लो, तुम 24 मान लो। 8 के पहाड़े में अगर तुम 24 मानोगे तो जरा देखो ध्यान से, 8 से कट जाएगा ये 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार, तो 3/2, 3/2 बोले तो 1.5। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, मैं तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करवाना चाहता हूं। हम टुकुर टुकुर चीजों को सोल्व करते हैं, इसमें टाइम लगता है। क्यों ना मैं 24.2 को 24 ही मान लू यार, 24.2 24 के नजदीक है, मेरी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी इससे। ओके, तो मैंने क्या किया कि 24.2/16 था यार, इसको 24 मान के दिमाग में हल कर लो। 3 बार कट जाएगा 8 से, ये कट जाएगा 2 बार, तो 3/2 मतलब 1.5 के अब ये लगभग ये वैल्यू आएगी, और आएगी इतनी, लिख लेना। ये क्या आ गया मेरे पास, मान आ गया भैया, इसका इतना मान है, इसका इतना में। इसके बाद क्या करते थे, सरल अनुपात निकालते थे। निकालो सरल अनुपात, सरल अनुपात। सरल अनुपात कैसे निकालते, जो छोटा मान प्राप्त हुआ उसका दोनों में भाग देना है। यहां पर भाग दो 3/1.5, 1.5/1.5, ये तो 1 हो जाएगा, ये इसका जस्ट दुगना हो जाएगा। मतलब अनुपात कितना आ गया फाइनली संख्याओं का, मतलब 2 तो x रहेंगे, 1 y रहेगा। क्या मान समझ में आया कि x तो 2 रहेंगे, y 1 रहेगा। अतः मूलानुपाती सूत्र, अतः मूलानुपाती सूत्र कितना रहा, x/y 1 या x/y रहेगा। समझ में आया क्या? हमें क्या दे रखा था, प्रतिशत मात्रा दे रखी थी, परमाणु भार भी दे रखा था। हमने क्या करा, डिवाइड करा प्रतिशत मात्रा को परमाणु भार से, और मैंने कुछ वैल्यूज इनको सोल्व करके लिखी। ये 3 बार लगभग, ये 1.5 बार। जो छोटा मान प्राप्त हुआ उसका दोनों में बराबर भाग लगाया। एक जगह एक मान बनेगा, एक जगह जो भी सोल्व करेंगे उसके लगभग वैल्यू आ गई, सोल्व करा, आ गया आंसर। लो कर लो बात, आए चीज समझ में, आई क्या चीज समझ में? हर एक चीज बढ़िया से समझ में आएगी, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, बस वो थोड़ी सी मेहनत है जिसमें काम हो जाएगा। बोलो बच्चों, ओके, हाँ या ना? आपके लिए मैं कुछ चीजें नजरअंदाज कर रहा हूं, मैं आपके थोड़े कमेंट्स इग्नोर कर रहा हूं ताकि मैं आपको सही तरीके से यहां पढ़ा सकूं, वरना फिर उसमें चीजें ओवरलैप हो जाती है, फिर सही तरीके से चीजें हो नहीं पाती है। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया? तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करें। हाँ जी, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाना चाहता हूं। जैसे कि देखो ध्यान से, क्वेश्चन अच्छे से समझना। एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, दैट्स इट।
उसके अलावा अगर कुछ हो तो वो अलग है, वो देगा क्वेश्चन में। अगर सिर्फ ये बोले एक हाइड्रोकार्बन जिसमें एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की प्रतिशतता 80% है एवं यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है तो यौगिक का अणुसूत्र होगा। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? एक हाइड्रोकार्बन जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ कार्बन की परसेंटेज बता रखी है, बाकी किसी की नहीं बता रखी है। ओके, ठीक है, उसका वाष्प घनत्व दे रखा है 30। ओके, मुझे उसका अणुसूत्र बताना है। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा सोल्व कर, दिमाग में थोड़ी चीजें लानी पड़ेगी। यार हाइड्रोकार्बन बोल रहा है, तो हाइड्रोकार्बन तो होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक। बस हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक। लेकिन हमें तो पता है हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन भी होता है, जरूर थोड़ी ऑक्सीजन ही हो, सल्फर भी होता है, फास्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है। अगर होता तो वो देता, नहीं दिया इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो दिया है, क्या दिया है? परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना? 80%। तो हाइड्रोजन की कितनी हो गई? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 20%। कॉमन सेंस, दोनों से मिलकर बन रहा है। बस हमारे पास सारी चीजें आ गई, काम हो गया। तो क्या मिल गया मेरे को? मुझे ये मिल गया कि तत्व कौन सा है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। उनकी प्रतिशत मात्रा मिल गई क्या? हाँ, कार्बन 80% है और हाइड्रोजन 20% है। एटॉमिक वेट पता है क्या? हाँ, कार्बन का कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। बोलो बच्चों, अब मुझे क्या करना है? सिर्फ इसको मैं उठा करके ऊपर लिख देता हूं इधर। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? 20%। मुझे क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इतना काम करना है गुरुजी, परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है। ठीक है, 80/12, थोड़ा दिमाग लगाएंगे जल्दी होएगा। 20/1, ये कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 20 आ गया। ओके, सही तो लिखा है ना मैंने डेटा? ठीक है, ओके। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कहीं मैंने डेटा तो मिक्स नहीं कर दिया, गलत तो नहीं लिख दिया। गलत लिख दिया होगा तो काटना पड़ जाएगा। सही है। हाँ जी, अब इसके लिए वैल्यू आ गई 1, 20 आ गई, और इसके लिए आ गई ये। अब जरा इसको सोल्व करो। देखो दिमाग में सोल्व करो, दिमाग में सोल्व करो। कैसे? 12 छंग होते हैं 72। 12 छंग कितने होते हैं? 72। कितना होता है? 12 छंग 72, 12 सत्ते 84। कितना? 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 होता है। तो कहीं ना कहीं 12 छंग 72 और 72, 12 का आधा कितना होता है? 6। तो 72 और 6 जोड़ दोगे तो 78। 78 का मान आता है 6.5 के समथिंग। तो 6.5 से बड़ी वैल्यू आएगी। ये वैल्यू, अरे यार थोड़ा दिमाग कम लगा करके ना कलम चला लो, चलो तुम। ठीक है, 12 छंग 72, हासिल बच गए 8, ऊपर दशमलव लगाया। ठीक है, दशमलव लगाया, हाँ जी, दशमलव लगा दिया, 1 0 उतार दिया, 6, फिर 72, फिर ये 6.6 वैल्यू चलती रहेगी। अब यहां पे हमारे पास वैल्यू आ गई 6.6, नीचे आ गया 20। तो अब हम क्या निकालेंगे? सरलतम अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सरलतम अनुपात निकालेंगे। सरलतम अनुपात कैसे निकालेंगे? जो छोटी संख्या है उसका दोनों में बराबर भाग लगाएंगे।
6.6 बटे 6.6, 20 बटे 6.6, तो 6.6 बटे 6.6 1 हो गया, 6 तिया 18 होता है, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू आ रही होगी, हाँ या ना, 3 मान लिया, तो सरल अनुपात, तो अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया 1 और 3। तो मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया, 1 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, या मैं बोलूं CH3, ये क्या आ गया, मूलानुपाती सूत्र आ गया। तो मूलानुपाती सूत्र का भार निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, अणुसूत्र निकालना है। ओके, बस मेरे को हिंट दे रखा है वाष्प घनत्व इतना है, तो वाष्प घनत्व से मैं अणुभार निकाल लूंगा, मूलानुपाती सूत्र का भार आ गया, अणुसूत्र का भार आ गया। अब मैं उनके अनुपात से गुणज निकाल लूंगा, कितना गुणा होगा। यहां तक पिक्चर समझ में आई। हमने मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर लिया भाई साहब, अच्छा तो इससे क्या हुआ, तो तुम मूलानुपाती सूत्र का भार निकाल लो ना। अतः मूलानुपाती सूत्र का भार कितना आएगा, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, कार्बन का 12 होता है, 3 हाइड्रोजन, 1 का 1 होता है 15। ये आ गया मेरे पास मूलानुपाती सूत्र का, मूलानुपाती सूत्र का भार, समझ गए, मूलानुपाती सूत्र का भार आ गया, काम हो गया, मूलानुपाती सूत्र का भार आ गया। अब ये हमें दे रखा है यौगिक का वाष्प घनत्व में दे रखा है, इससे अभी तो हमने जो करना था वो किया, अब मेरे को अणुसूत्र निकालना है, मूलानुपाती सूत्र नहीं निकालना, मुझे अणुसूत्र पूछा था लल्ला। तो यहां पे जरा देखो, चूंकि दिया है यौगिक का वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। वाष्प घनत्व का दुगना अणुभार होता है, क्योंकि हम जानते हैं अणुभार क्या होता है, ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, ट्वाइस ऑफ वाष्प घनत्व। जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो ना, तो 2 गुणा 30 कितना हो गया, 60। मुझे क्या निकालना है, अणुभार नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, अणुसूत्र निकालना था। तो अणुसूत्र का तो भार आ गया 60, मूलानुपाती सूत्र का भार कितना आया, 15। तो अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर ये हो गया। अब चूंकि हम एक और चीज जानते हैं, एन क्या है, ये गुणज है, कोई मोल नहीं है। एन का मतलब यहां मोल कतई नहीं है, एन एक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकती है। अणु सूत्र का भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार, अणुसूत्र का भार 60, मूलानुपाती सूत्र का भार 15, कितना आया, 4 गुना। मतलब मूलानुपाती सूत्र का 4 गुना कर दो, आपके पास अणुसूत्र आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, ये 4 क्या है, गुणज बता रहा है। अतः अणुसूत्र क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र जो है ना, मूलानुपाती सूत्र, उसका यहां पे बाहर n लिखते हैं, मतलब ताकि अंदर गुणा कर सके, ठीक है, n गुणा होएगा। अब यहां पर मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH3 है। मूलानुपाती सूत्र क्या था हमारा, CH3, उसका 4 गुना, तो 4 कार्बन हो गए और 12 हाइड्रोजन हो गए। ये हमने इसको इस तरीके से किया, सही है ना, 12 चौक 48, 48 12 60, ठीक है, हो गया। ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बोलो बच्चों, हाँ जी, C12 C4H12 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 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया। कैसे किया,
तरीका समझो, हर एक चीज को समझो, सारी चीजें आपके सामने। मैंने मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करा, CH3 आया, जिसका भार मेरे को कितना मिला, 15 मिला। मेरे को क्या दे रखा था, यौगिक का वाष्प घनत्व दे रखा था, तो वाष्प घनत्व का क्या मैं अचार डालूंगा, अचार नहीं, इसका मुरब्बा डालो। हमें अणुभार पूछा गया है, तो 2 गुना वाष्प घनत्व कर लिया, तो मेरे पास अणुभार आ गया। तो मेरे को N कितना गुणज है वही ज्ञात करना है, अणु सूत्र का भार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार, तो 60 बटे 15 कर दिया, तो 4 आ गया। 4 मतलब 4 गुना आ गया। तो यार मूलानुपाती सूत्र का N गुणा मतलब 4 गुना कर दिया मैंने। 4 कार्बन तो 3 चौक 12 हाइड्रोजन। खत्म हो गया, खत्म हो गया। अणु सूत्र उसका गुणज के रूप में होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, अच्छे से हो गया। नेट खत्म हो गया निकेत। देखो आज वाली क्लास तुम्हें अच्छी लगी, मैंने आपके कमेंट्स कुछ टाइम के लिए हटा दिए। इससे मैं क्या कर पा रहा हूं, कहीं ना कहीं तुम्हें ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ा पा रहा हूं। इससे मेरा दिमाग भी नहीं भटक रहा है और आपकी चीजें भी बढ़िया तरीके से चल पा रही है। ओके, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा फिर वापस से मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें अपना पढ़ाने का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये चीज हमने समझ ली। C4H12, C4H12। अब पता नहीं C4H12 क्या बन गया, कहीं ना कहीं कुछ तो एक बार मैं जरूर देख लेता हूं। C4H12, C4H12, हाँ यही बनेगा इसका आंसर, ठीक है। ओके, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लिखेगा, कसम है नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हम सीख रहे हैं अभी, तब हम एक्सपर्ट हो चुके होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये चीजें हो गई क्लियर बेटा। अब आगे बढ़ते हैं और आज की चीजों को आगे से और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। तो हमने मूलानुपाती सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिशत संघटन कैसे ज्ञात करते हैं, अणु सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं, उन पे चर्चा कर ली। अब आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिएगा इनकी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस साल इसी टॉपिक से क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहली बात, रस समीकरण मिति होता क्या है, रस समीकरण मिति कहती क्या है। रस समीकरण मिति बेटा एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक भाग ले रहा है और जो उत्पाद बन रहा है, हमने क्या लिया, 2 ब्यूरेट ली, इसमें कुछ मिला दिया, इसमें कुछ मिला दिया आपस में, और देखा कुछ एक्सपेरिमेंट हो गया। अब आपसे पूछा जाए बताओ उत्पाद कितना बना, क्रियाकारक कितना खर्च हुआ, इसका कितना आयतन लगा, कितना द्रव्यमान लगा, इसके कितने मोल खर्च हुए, इसके कितने मोल बने, कितना आयतन बना, कितनी गैस मुक्त हुई, मुक्त होने वाली गैस का आयतन ज्ञात करो, ऐसी बातें करने वाले हैं। तो वो जिसमें करते हैं वो इसी में करते हैं। मतलब रसायन विज्ञान का ऐसा क्षेत्र जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि मोलों का, आयतन का, द्रव्यमान का, अणुओं का आदि का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाती है रस समीकरण मिति। ओके, तो इसके अंदर लिखिएगा रसायन विज्ञान का या भौतिक रसायन का, भौतिक फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन का वह क्षेत्र जिसमें रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन लिख दिया मैंने उसको शॉर्ट में, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों एवं बनने वाले उत्पादों के मोल के
मोल, द्रव्यमान, आयतन, अणुओं आदि का परिकलन मतलब कैलकुलेशन, परिकलन किया जाता है, रस समीकरण मिति कहलाती है। रस समीकरण मिति कहलाती है। ओके, यह कहलाती है आपकी रस समीकरण मिति, जिसके अंतर्गत हम इन चीजों को देखने वाले हैं। खास बात, इंपॉर्टेंट नोट, फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी कोई रिएक्शन आएगी, सबसे पहले हम उसको संतुलित करेंगे, तभी ये चीजें लगेगी। ठीक है, रस समीकरण मिति में सबसे महत्वपूर्ण है अभिक्रिया को संतुलित करना, अभिक्रिया को संतुलित करना। आपको कसम खानी है, जब भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन करूंगा तो मैं सबसे पहले अभिक्रिया को बैलेंस करूंगा। नहीं किया तो घोर पाप होएगा। सबसे पहले अभिक्रिया को बैलेंस करूंगा, तब ही मैं सारी चीजें समझ पाऊंगा। तो ये होता है रस समीकरण मिति। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? स्टोइकियोमेट्री एक ऐसा सब पार्ट है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स और बनने वाले प्रोडक्ट्स, उनके मोल्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं, कितने मोल्स बन रहे हैं, कितना वॉल्यूम उनका खर्च हो रहा है, कितना वॉल्यूम बन रहा है, कितने मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, कितने बन रहे हैं, उनके बारे में हम यहां पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो इस पार्ट को ही कहा जाता है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अब अभिक्रिया को संतुलित करना ये सबसे बड़ा टास्क है। आपको अभिक्रिया दी गई होगी जमा करके, बस आपको संतुलित करना है। बस संतुलित कर लिया, काम हो गया। संतुलित करते ही काम हो गया भाई साहब, ध्यान रखना। एक बात तो ये नोट नंबर 1। एक नोट नंबर 2 और लिखो। अभिक्रियाओं के दौरान अभिक्रियाओं के दौरान कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु ठीक है, अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु एवं उनका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। पता है सबको? अभिक्रिया के दौरान परमाणु अचानक से गायब नहीं हो जाता। ठीक है, अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु के बाहर में अचानक से कमी नहीं आती। परमाणु सदैव संरक्षित रहता है। न तो उसको उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बस उसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कन्वर्ट्स ओनली वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। समझ में आया? ओके, ठीक है। कौन संरक्षित नहीं रहते? ठीक है, मोल, आयतन एवं अणु अभिक्रिया के दौरान संरक्षित नहीं रहते हैं। संरक्षित नहीं रहते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अगर तुमने क्रियाकारक 12 ग्राम लिया है तो 100% उत्पाद भी 12 ग्राम ही बनेगा। ये मैंने बोला, समझ में आया?
अगर इधर परमाणु 4 है तो इधर भी परमाणु 4 ही रहेंगे, भले वो साथ साथ रहे या अलग अलग रहे। परमाणु संरक्षित रहते हैं, उनका भार संरक्षित रहता है, उसमें कोई ओछ पोछ नहीं होता। लेकिन अगर क्रियाकारक आपने 5 मोल 4 मोल लिया है तो जरूरी नहीं इधर 4 मोल बने ही सही, हो सकता है बन जाए, या 4 मोल से कम भी बन सकता है, ज्यादा भी बन सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। 4 मोल से 2 मोल बन जाए, 4 मोल से 6 मोल बन जाए, कुछ भी हो सकता है। आपने 1 लीटर गैस ली, जरूरी नहीं है उधर 1 लीटर ही बने, 1 लीटर से ज्यादा भी बन सकती है, 1 लीटर से कम भी बन सकती है। समझ में आया? इधर आपने 1 अणु लिया तो जरूरी नहीं है उधर 1 ही अणु मिले, 1 से टूट करके 2 अणु भी हो सकते हैं। समझ में आया? कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ये संरक्षित नहीं रहते, केवल परमाणु और उनका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। समझ में आया क्या? तो इस बात को कान पकड़ करके समझ लेना अच्छे से। हो गया? अब आते हैं उदाहरण पर। समझ में आ गया बेटा? जैसे कि देखो उदाहरण मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं, ठीक है। अभिक्रिया क्या लिखी मैंने कि मैंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ठोस होता है, इसको मैंने किसके साथ अभिक्रिया करवा दी? HCl के साथ, ठीक है। इसने अभिक्रिया करी तो जब कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं तो एक मिलता है हमें कैल्शियम क्लोराइड, ये आपको अभिक्रिया दी हुई होगी, साथ में जल प्लस में CO2, ये हमें मिला। तो देखो ध्यान से, ये पैरों में इनके लिए लिखी हुई है इनकी अवस्थाएं, ये किस अवस्था में, इसका मतलब ठोस। यहां अगर लिखा हुआ है AQ, AQ का मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब जलीय अवस्था, ठीक है। CaCl2 ठोस होता है, सॉलिड, ये लिक्विड है ही सही, या एक्वस, ये क्या होती है? गैस। ये हमने यहां पर लिख करके दिया। अब इसके अंदर तुम्हें बताना है कि कितनी ये दोनों तो क्या है? ये दोनों तो क्या है बेटा? किसी को पता नहीं हो तो ये है क्रियाकारक। कैसे पता? अरे भैया तीर का चिन्ह बता रहा है ना, इससे ये बन रहा है, तीर का चिन्ह उधर की ओर है तो वो उत्पाद है। ये तीनों है आपके पास उत्पाद। ओके, सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में आपको अभिक्रिया को बैलेंस करना आना चाहिए, मतलब जितने परमाणु इधर है उतने ही परमाणु उधर होने चाहिए, ये कसम खानी है। एक कैल्शियम इधर है तो एक ही कैल्शियम उधर होना चाहिए, हाँ है गुरुजी। एक कार्बन इधर है तो एक ही कार्बन उधर होना चाहिए, हाँ है गुरुजी। 3 ऑक्सीजन इधर है तो 3 ही ऑक्सीजन उधर होने चाहिए, 2 और 1 3 हो गए। एक हाइड्रोजन इधर है, यहां 2 हाइड्रोजन है, पाप हो गया, बराबर करो, इधर 2 से गुणा करो, हाँ या ना। जैसे ही 2 से गुणा करा, क्लोरीन 2 हो गए, हाँ इधर 2 क्लोरीन है, हो गया बैलेंस। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो इनके कहीं ना कहीं गुणज आपको पता चल गए क्या? इनके कहीं ना कहीं गुणज आपको पता चल गए क्या? इनके कहीं ना कहीं गुणज आपके, इसका गुणज 1 कुछ नहीं है तो इसका गुणज 2, इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1, इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1, इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1। यह गुणज, इसका गुणज कितना? 1, इसका गुणज कितना? 2, इसका गुणज कितना? 1, इसका 1, इसका 1। यह गुणज ही कहलाते हैं तुम्हारे रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मिति गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बेटा इनको? रस समीकरण मिति गुणांक। क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति गुणांक। कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है संतुलित, कोई भी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारक और उत्पादों के गुणांक होते हैं वही कहलाते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। क्या मेरी बात समझ में आई? क्रियाकारक और उत्पादों के जो गुणांक है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में वही कहलाते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। जो किनकी जानकारी देंगे, जो किनकी जानकारी देंगे वो भी मैं आप यहां पर बताऊंगा, ठीक है। उसके बारे में नहीं लिखा क्या? ठीक है, ओके, उसके बारे में भी लिख लेते हैं, जगह नहीं, ध्यान नहीं आया, अब लिख लेते हैं, ठीक है। यह रस समीकरण मिति गुणांक, ठीक है, यह यहां पे लिख लो, यह रस समीकरण मिति गुणांक मोल
आयतन, अणुओं आदि की जानकारी देते हैं, आदि की जानकारी देते हैं। समझ में आया? हमें इनके बारे में यहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। कैसे मिलेगी देखो जरा, मैं दोबारा से लिखना चाहूंगा इस अभिक्रिया को। अभिक्रिया क्या थी? CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। इसका गुणांक एक था, इसका एक था, इसका एक था, यहां दो था, यहां एक था, हाँ या ना? तो कोफिशिएंट हमारे निकल कर आए थे 1 2 1 1 1। क्या यार ये चीज क्लियर हो गई थी? ये क्या थे? गुणांक थे। किसके? 1 और 2 क्रियाकारक का, 1 1 1 उत्पाद का। तो इससे मतलब ये है कि अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो इसके 2 मोल बनेंगे। क्यों? क्योंकि यह रस समीकरण मिति गुणांक आपको मोल के बारे में, आपको आयतन के बारे में, आपको अणुओं की संख्याओं के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे गुरुजी। और कितने मोल बनेंगे उत्पाद? 1 मोल CaCl2 बनेगा, 1 मोल H2O बनेगा, 1 मोल CO2 बनेगा। समझ में आया? इधर कितने मोल थे टोटल? 3। उधर कितने बने? 3 बने। ठीक है, मोल आ गए, लेकिन जरूरी नहीं हर बार 3 ही आए। ठीक, ओके। इधर कैल्शियम कार्बोनेट था, तो कैल्शियम कार्बोनेट तो एक अणु है। क्या अणु टूट गया? हाँ, अणु संरक्षित नहीं रहता। ठीक है, अणु संरक्षित नहीं रहता, आयतन वगैरह भी संरक्षित नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं ये गुणांक किसके बारे में जानकारी देंगे? मोल के बारे में, आयतन के बारे में, या अणुओं की संख्या के बारे में जानकारी देंगे। अर्थात अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो इसके मुझे 2 मोल लेने पड़ेंगे, जिससे इसका 1 मोल बनेगा, क्योंकि ये उत्पाद है। इसका भी 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 मोल इसका, 2 मोल इसका लेंगे तो 1 1 1 मोल सबके बनते आ रहे हैं। कैसे पता? उनके गुणांकों से पता। समझ में आया? ओके। मोल के बारे में दे दी जानकारी, आयतन के बारे में दे सकता है कि हाँ, क्यों नहीं दे सकता। अगर मैं इसका 1 लीटर लूंगा तो इसका मेरे को 2 लीटर लेना पड़ेगा, जिससे इसका 1 लीटर बनेगा, इसका 1 लीटर बनेगा, इसका 1 लीटर बनेगा। समझ में आया क्या? समझे कि नहीं समझे? 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml। अगर मैं इसका 1000 ml लूंगा तो इसका मुझे 2000 ml लेना पड़ेगा, जिससे इसका 1000 ml बनेगा, इसका भी 1000 ml बनेगा। अच्छा रुक जाओ, यहां पे ml की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ना ये ठोस है कुछ चीजें। ठीक है, सब गैस गैस होता तो अभी तो ठोस है ना, ठोस का आयतन थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए यहां पर आयतन ml की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। तो यार कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई आपको? कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आई? अगर मैं इसका 1 मोल लूंगा तो इसके 2 मोल मुझे लेने पड़ेंगे, ताकि 1 1 मोल इनके बन सके। समझ में आया? अब दूसरी बात, इसका अगर मैं 1 अणु लूंगा तो इसके 2 अणु लगेंगे। यहां पर 1 अणु इसका बनेगा, 1 अणु इसका बनेगा और 1 अणु इसका बनेगा। ये भी सही है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। हाँ जी, मोल, अणुओं की संख्या ये देख लिया, लेकिन भार संरक्षित रहता है। देखो कैल्शियम, कैल्शियम का भार होता है बेटा, परमाणु भार कितना होता है इसका? 40। तो 40 प्लस 3 कार्बन का, 1 कार्बन का 12, 3 ऑक्सीजन है, 1 का होता है 16, 16 48, 48 12 60, और ये हो गया 100 ग्राम। 1 मोल CaCO3 का भार 100 ग्राम, ग्राम बोले तो ग्राम अणु भार। ओके, HCl कितने? 2 है। कितने? 2। अब जरा देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ HCl। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 ग्राम। टोटल कितना हो जाएगा ये?
36.5, 36.5 का दुगना हो जाएगा 73 ग्राम। तो देखो ध्यान से, क्रियाकारक टोटल कितना हो गया 100 और 73, 173 ग्राम क्रियाकारक मैंने लिया, तो उत्पाद में भी 173 ही बनेगा। देखो अब आप देखना, CaCl2 कैल्शियम का कितना 40, 2 क्लोरीन है, एक का कितना 35.5, तो 35 दूनी 35, ये 71, 71 और 40, 71 और 40 111 ग्राम, ये आ गया। ठीक है, इधर देखो H2O का कितना होता है 18 ग्राम, डायरेक्ट लिख दूं क्या, एक मोल है ना 18 ग्राम। CO2 का कितना होता है 44, काउंट कर लो इनको, काउंट कर लो एक बार, काउंट कर लो, ये हो गया 171 ग्राम, 173 ग्राम। इधर काउंट कर लो जरा, 155, 155 और 18 173। तो कहीं ना कहीं द्रव्यमान संरक्षित है, लेकिन मोल संरक्षित नहीं है, अणु संरक्षित नहीं है। क्या ये चीज समझ में आई? क्या कहीं ना कहीं आपको यह उदाहरण पूरी चीजें बता पा रहा है? क्या आपको यह उदाहरण समझ में आ रहा है? क्या आप इस उदाहरण को देख करके चीजें क्लियर कर पा रहे हैं कि यार अगर मैं मोल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो गुणांक है वो मोल के बारे में बताएंगे, अगर मैं अणुओं के बारे में बात करूं तो यही गुणांक अणुओं के बारे में भी जानकारी दे देंगे। सर आप आयतन लिख रहे थे, आयतन लिखते लिखते क्यों रुक गए? क्योंकि यार जो ठोस है ना, ठोस का आयतन तो फिक्स होता है, इस ठोस को इधर रखूं या उधर रखूं तो उसके बारे में थोड़ी अजीब चीज है। गैस होता तो मैं जरूर लिखता, ठीक है। तो यहां ये तो ठोस है, ये एक्वस मतलब लिक्विड है, यहां पर ये ठोस है, यहां पर ये लिक्विड है मतलब एक्वस है, और यहां पर ये गैस है। एक्वस मतलब इसमें जल उपस्थित है, ये जलीय HCl है। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई। द्रव्यमान जितना था बाद में भी उतना ही रहा। क्यों? क्योंकि हमने इसको संतुलित कर दिया। संतुलित नहीं करते ना तो फिर द्रव्यमान सेम नहीं आता, जबकि द्रव्यमान तो सेम होता है, इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगता है। अभी के लिए संतुलित क्यों करते हैं? ताकि हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू कर सकें। ये समझ में आ गया। एक उदाहरण, अब देखो उदाहरण नंबर 1, ठीक है। एक और उदाहरण देखो ताकि आप चीजों को क्लियर कर पाओ। हाँ जी, फिर ताकि हम इस पर बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से धुआंधार तरीके से बहुत चीजें सीखेंगे। इसमें काम की चीजें यही है बेटा। अगला उदाहरण मान लो N2 गैस प्लस H2 गैस दोनों मिलकर के अमोनिया का निर्माण कर रही है। ओके, तो सबसे पहली बात तो कहां गया? हाँ जी, तो सबसे पहली बात यहां पर क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? क्या ये अभिक्रिया संतुलित है? 2 नाइट्रोजन उधर 1 नाइट्रोजन, पाप हो गया सर, यहां 2 लगाओ। हाँ जी, तो ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 2, यहाँ कितने 2 तिया 6, यहाँ 3 लगाओ, अब हो गई बैलेंस। तो यहां पर इनके गुणांक कितने आए? 1, 3, 2। तो यह गुणांक क्या है? रस समीकरण मिति गुणांक है। यह गुणांक क्या है? रस समीकरण मिति गुणांक है। क्या यह गुणांक मोल के बारे में जानकारी देंगे? हाँ, चिल्ला के सबको स्कीम बता दो कि ये गुणांक आपको मोल के बारे में जानकारी देंगे। 1 मोल से 3 मोल क्रिया करेगा और 2 मोल बनेगा। देखो 1 और 3 तो 4 होता है, उधर 2 ही बन रहा है। मोल संरक्षित नहीं रहते। क्या ये समझ में आई? क्या अगर आयतन की बात करूं, अगर इसका 1 लीटर लेता गैस है, आयतन लीटर में लिख सकते हैं, यहां 3 लीटर इसका लगेगा, 2 लीटर इसका बनेगा। हाँ है ना, मोल की चर्चा ऐसे, आयतन की चर्चा ऐसे। अगर ml में लेता तो मैं 1000 ml अगर मैं इसका लूंगा तो उसका 3 गुना इसमें लगेगा, 3000 ml, जिससे इसका दुगना बनेगा, बोले तो 2000 ml। अगर 1 ml लू तो इसका 1 ml लू तो इसका 3 ml लगेगा, जिससे इसका 2 ml बनेगा। हाँ या ना बोलो यार। इसका 1 अणु तो इसके 3 अणु, तब जाके इसके 2 अणु बनेंगे। अच्छा, एसटीपी पर
हाँ जी, एसटीपी पर आयतन बताओ। एसटीपी पर आयतन इसका कितना लगेगा, इसका कितना लगेगा, इसका कितना बनेगा बताओ। एसटीपी पर आयतन, एक मोल गैस का कोई भी हो, एसटीपी पर आयतन कितना होता है? एक मोल कोई भी गैस हो उसका एसटीपी पर आयतन कितना होता है? एक मोल कोई भी गैस हो उसका एसटीपी पर आयतन कितना है? 22.4 लीटर। ये 3 मोल है तो 3 मोल का 3 गुणा 22.4 तो 22.4 तो ये 67.2 हो जाएगा। एक बार दो सोच लेना बेटा, 67.2 हो जाएगा। ओके, और इधर 2 मोल का 2 गुणा 22.4 कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर। बोलो जी बोलो, क्या यार हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए हम बता सकते हैं कि हाँ हमें आता है, हम चीजों को समझ सकते हैं, हम चीजों को कर पा रहे हैं। बोलो भाइयों बोलो, 1 मोल से 3 मोल क्रिया कर रहा है 2 मोल बन रहा है, 1 लीटर से 3 लीटर क्रिया कर रहा है 2 लीटर बन रहा है। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन द्रव्यमान तो संरक्षित रहेगा। बस अभी छुट्टी कर रहा हूं बेटा, हैप्पी गर्ल, अभी छुट्टी कर रहा हूं, बस थोड़ी सी, बस एक लास्ट लाइन लिखवानी फिर फ्री, ठीक है? ओके, द्रव्यमान, द्रव्यमान अगर मैं बात करूं तो ये ऊपर लिख देता हूं बेटा। यहां पे 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का होता है 14 दूनी 28 ग्राम N2, 3 से गुणा करना पड़ेगा। H2 का भार कितना होता है? 2, तो ये आ गया 6 ग्राम। टोटल कितना हुआ? 34। तो उत्पाद में भी 34 ही आना चाहिए था। देखो अगर मैं नाइट्रोजन का देखूं तो 14, 3 हाइड्रोजन है, 1 का 1 कितना हुआ? 17। कब? 34 और 17 बराबर होता है कि नहीं? इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणांक 2 है। तो अणुभार मतलब द्रव्यमान तो संरक्षित रहेगा, परमाणु संरक्षित रहेगा, लेकिन मोल, आयतन और अणुओं की कोई गारंटी नहीं है कि वो संरक्षित रहे या नहीं रहे। फैशन के दौर में गारंटी की चिंता ना करें। समझ में आया? एनटीपी और एसटीपी दोनों पे बेटा आयतन सेम ही होता है। क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? ओके जी, तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर यहीं पर हम एंड करते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? हाँ बेटा मैं छोड़ रहा हूं, बस हो गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? प्रतिशत संघटन, मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र और रस समीकरण मिति को समझा। इसको ही बढ़िया से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, सब चीजें बढ़िया होएगी, अच्छे से अच्छे सारी चीजें होएगी। आपको बेस्ट ऑफ लक। आपने जो देखा बढ़िया से उसको समझा। थैंक यू बेटा। ओके, और आप ना फिजिक्स वाले सर को बोल दिया करो कि सर टाइम पे क्लास छोड़ दे, क्योंकि बेटा मेरी भी मजबूरी है, मुझे 5:45 पे क्लास स्टार्ट करनी पड़ेगी। उनको बोल दिया करो पहले क्लास छोड़ दे, टाइम आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, ओके, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।